और पहला प्रश्न है कि व्यापार से आप क्या समझते हैं और व्यापार कितने प्रकार का होता है। व्यापार से आप क्या समझते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों, व्यापार का सबसे पहले आप जान लेते हैं कि अर्थ क्या होता है। तो व्यापार का अर्थ होता है क्रय और विक्रय, अर्थात खरीदना और बेचना ही व्यापार का अर्थ होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए, एक व्यक्ति या संस्था से दूसरे व्यक्ति या संस्था के सामने दूसरे शब्दों में एक व्यक्ति या संस्था से दूसरे व्यक्ति या संस्था को सामानों का स्वामित्व अंतरण ही व्यापार कहलाता है। तो व्यापार किसे कहते हैं? एक व्यक्ति या एक से अधिक दूसरे व्यक्तियों को सामानों का स्वामित्व अंतरण ही व्यापार कहलाता है। स्वामित्व का अंतरण सामान, सेवा या मुद्रा के बदले किया जाता है, जिसे नेटवर्क संरचना में व्यापार किया जाता है और जिसे क्या कहते हैं? बाजार कहते हैं। तो व्यापार क्या है? तो व्यापार वह संस्था या दो से अधिक व्यक्तियों या संस्थाओं के बीच सामानों का स्वामित्व अंतरण ही व्यापार कहलाता है और स्वामित्व अंतरण सामान, सेवा या मुद्रा के बदले किया जाता है, जिसे नेटवर्क संरचना में व्यापार और उसे बाजार कहते हैं। तो व्यापार जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि व्यापार दो प्रकार का होता है। एक होता है आंतरिक व्यापार और दूसरा होता है बाहरी व्यापार। जो आंतरिक व्यापार होता है यह दो प्रकार का होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आंतरिक व्यापार होता क्या है। तो आंतरिक व्यापार वह है जब किसी देश की सीमाओं के अंदर ही व्यापार होता है, उसे आंतरिक व्यापार कहते हैं। जैसे कि हमारे देश के अंदर जो भी व्यापार होते हैं वह सभी आंतरिक व्यापार के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों, यह व्यापार दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आइए जानते हैं। तो जो पहला व्यापार होता है उसको बोलते हैं थोक व्यापार या होलसेल ट्रेड। तो थोक व्यापारी से ऐसे व्यापारी से होता है जो उत्पादकों से बड़ी मात्रा में वस्तुओं को क्रय करके थोड़ी थोड़ी मात्रा में फुटकर व्यापारियों को बेचता है। थोक व्यापारी निर्माता एवं फुटकर व्यापारियों के बीच की कड़ी है। यह निर्माता और फुटकर व्यापारियों के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। दोस्तों, यह महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि यह सभी प्रश्न आपकी परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं और यह कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो थोक व्यापार क्या है? थोक व्यापारी से ऐसे व्यापारी से है जो उत्पादकों से बड़ी मात्रा में वस्तुओं को क्रय करके थोड़ी मात्राओं में फुटकर व्यापारियों को बेचता है। जैसे कि यह किसी व्यापारी से वस्तुओं को ले लेता है ज़्यादा से ज़्यादा और उनको थोड़ा थोड़ा कर छोटे छोटे व्यापारियों में बेचता है, तो उसे थोक व्यापारी कहते हैं। थोक व्यापारी निर्माता एवं फुटकर व्यापारियों के बीच की कड़ी होती है। जी हाँ, यह एक प्रकार की कड़ी होती है जिसे मध्यस्थता का कार्य करता है, यह मध्यस्थता का कार्य करता है। अब दूसरा जो आता है आंतरिक व्यापार के अंतर्गत, वो आता है खुदरा व्यापार या रिटेल ट्रेड। तो खुदरा व्यापार एक निर्धारित स्थान से, जैसे एक डिपार्टमेंट स्टोर, बुटीक, कियोस्क या मेल द्वारा एक अल्प या व्यक्तिगत मात्रा में खरीदार द्वारा सीधे खपत के लिए वस्तुओं या मालों की बिक्री से निर्मित होता है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे खुदरा व्यापार या रिटेल ट्रेड कहते हैं। उसके बाद आता है बाहरी व्यापार। तो इससे पहले आंतरिक व्यापार पढ़ा था। तो आंतरिक व्यापार किसे कहते हैं? वह व्यापार जिसके अंतर या किसी देश के अंतर्गत जो व्यापार होते हैं उन्हें आंतरिक व्यापार कहते हैं। वह दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? थोक व्यापार मतलब होल ट्रेड, और दूसरा जो आता है वो आता है खुदरा व्यापार अर्थात रिटेल ट्रेड। तो अब आते हैं बाहरी व्यापार पर, या इसे बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। तो बाहरी व्यापार को एक ऐसे व्यापार के रूप में संदर्भित किया जाता है जिसमें विभिन्न देशों में स्थित दो या दो से अधिक कारोबारियों के बीच या दो से दो अधिक अलग अलग देशों के बीच माल की खरीद और बिक्री शामिल होती है। तो आंतरिक व्यापार क्या है जान चुके हैं, और बाहरी व्यापार भी जान चुके हैं कि बाहरी व्यापार का होता है। तो बाहरी व्यापार उसे कहते हैं जब दो या दो से अधिक देशों या दो या दो से अधिक कारोबारियों के बीच किसी वस्तु या खरीद का आदान प्रदान होता है, उसे बाहरी व्यापार कहते हैं। यह दोस्तों तीन प्रकार का होता है। पहला जो होता है उसे बोलते हैं निर्यात व्यापार। इसके अंतर्गत किसी अन्य देश को माल बेचना अर्थात वस्तु का निर्यात व्यापार कहलाता है। देश को समृद्धशील बनाने के लिए निर्यात में वृद्धि आवश्यक है। निर्यात व्यापार क्या है?
किसी अन्य देश को वस्तु का निर्यात व्यापार कहलाता है और देश को समृद्धशाली बनाने के लिए निर्यात में वृद्धि करना आवश्यक है। दूसरा जो आता है उसको बोलते हैं आयात व्यापार। आयात व्यापार इसे सामान्य अर्थ होता है किसी भी अन्य देश से अपने देश में कुछ मंगाना, अर्थात किसी दूसरे से किसी वस्तु का खरीदना, उसे आयात व्यापार कहते हैं। विश्व के सभी देश एक दूसरे से व्यापार करते हैं। इस व्यापार में एक देश दूसरे देश को या तो कुछ देता है या उससे कुछ लेता है, तो उसे आयात व्यापार कहते हैं। दूसरा जो आता है उसको बोलते हैं इंटरपोर्ट। क्या कहते हैं? इंटरपोर्ट व्यापार। जब किसी देश में से वस्तु आयात किया जाता है और फिर कुछ प्रसंस्करण करने के बाद फिर से निर्यात किया जाता है तो इसे इंटरपोर्ट ट्रेड कहा जाता है। अब बात करते हैं जीएसटी की। दोस्तों, यह जीएसटी वाला टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह परीक्षा में पिछली बार बहुत ही बार ही पूछा गया था और इससे ज़्यादा से ज़्यादा अंक आने की संभावना है कि जीएसटी क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण होती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि जीएसटी क्या है और उससे पहले जानते हैं कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है या जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है। तो जीएसटी का पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अर्थात वस्तु और सेवा कर। जीएसटी को क्या कहते हैं हिंदी में? वस्तु और सेवा कर, और इंग्लिश में कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आइए जानते हैं कि जीएसटी का अर्थ क्या होता है। तो जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर इसे वस्तुओं की खरीद करने पर या सेवाओं का इस्तेमाल करने पर चुकाना पड़ता है। पहले मौजूद कई तरह के टैक्सों को हटाकर उनकी जगह पर एक टैक्स लाया गया जिसे जीएसटी कहा गया। तो जीएसटी का अर्थ क्या होता है? वस्तु एवं सेवा कर, और इसका अर्थ क्या होता है? इसे वस्तुओं की खरीद करने पर या सेवाओं का इस्तेमाल करने पर चुकाना पड़ता है। पहले मौजूद कई तरीके के टैक्स को हटाकर उनकी जगह पर एक टैक्स लाया गया जिसे जीएसटी टैक्स कहते हैं। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसको कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। इसका जो मेन पॉइंट है वो यह है कि भारत में इसे कब लागू किया गया। तो भारत में इसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह सिस्टम लागू हो चुका है। बढ़ते हैं अब आगे की ओर। अब बात करते हैं इसकी महत्वपूर्ण यह क्यों है या यह महत्वपूर्ण क्यों है। तो यह पहली बात यह जानते हैं कि भारत में कर कितने प्रकार के होते हैं। तो भारतीय कर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष कर, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर। आइए जानते हैं कि प्रत्यक्ष कर क्या होता है या डायरेक्ट कर। प्रत्यक्ष कर को इंग्लिश में डायरेक्ट कर भी कहते हैं। वह कर जिसमें भुगतान प्रणाली की अनुमति किसी और को नहीं दी जा सकती। इसका एक उदाहरण है आयकर, जहां आप आय अर्जित करते हैं और केवल आप ही कर सकते हैं, भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। प्रत्यक्ष या डायरेक्ट कर समझ गए आप क्या होता है? तो वह कर जिसमें भुगतान प्रणाली की अनुमति किसी और को नहीं दी जा सकती। इसका एक उदाहरण आयकर है, जहां आप अर्जित करते हैं और केवल आप कर ही का भुगतान कर सकते हैं। दूसरा है वो है अप्रत्यक्ष कर। तो अप्रत्यक्ष करों के मामलों में टैक्स की भुगतान प्रणाली किसी अन्य व्यक्ति को दी जा सकती है। इसका मतलब यह है कि जब दुकानदार अपनी बिक्री पर वैट देता है तो वह ग्राहक को दे सकता है। अब बात करते हैं जीएसटी लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी, किन कारणों के कारण जीएसटी को लागू करना पड़ा। तो भारतीय संविधान में टैक्स संबंधी जो पुराने नियम थे उनमें वस्तुओं के उत्पादन अर्थात प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और सेवाओं पर टैक्स लगाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास था, जबकि वस्तुओं की बिक्री पर टैक्स लगाने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया था। क्या है जीएसटी लागू करने की जरूरत क्या पड़ी थी? उसका जो पहला पॉइंट है वो यह था कि भारतीय संविधान में टैक्स संबंधी जो पुराने नियम थे उनमें क्या था, तो उनमें यह था कि जो वस्तुओं को उत्पादन और सेवाओं पर जो टैक्स लगता था उसका अधिकार केंद्र सरकार के पास था, जबकि वस्तुओं की बिक्री पर टैक्स लगाने का अधिकार राज्य सरकार के पास था। उत्पादन का और सेवाओं का टैक्स किसके पास अधिकार था? केंद्र सरकार के पास। और बिक्री का अधिकार किसके पास था? राज्य सरकार के पास। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट यह कहता है सभी ने अपने अपने हिसाब के टैक्स बनाए, जैसे कि किसी ने 5% का लिया तो किसी ने 6% का लिया, अर्थात सभी ने अपने अपने टैक्स बनाए और कैटेगरी तय कर दी। इसी चक्कर में एक सामान पर कई टैक्स लद गए।
कभी कभी तो टैक्स के ऊपर टैक्स के हालात बन गए। छोटे व्यापारियों और कंपनियों के लिए इनके नियम कानूनों से निपटना बड़ा मुश्किल काम था। क्या हुआ, किसी टैक्स के ऊपर मान लीजिएगा 5% का टैक्स था, अब उसके ऊपर भी 5% का लगा दिया गया, तो इस प्रकार से काफ़ी महंगाई बढ़ गई थी। उसके बाद इसकी जो विसंगतियां हैं उनको दूर करने के लिए जीएसटी एक को ऐसे एकीकृत कानून के रूप में लाया गया जो वस्तु एवं सेवा दोनों पर लग सकें और प्रोडक्शन से लेकर सेल तक लगाए जा सके। तो क्या है, तो इन विसंगतियों को दूर करने के लिए जीएसटी को ऐसे एकीकृत कानून के रूप में लाया गया जो वस्तु एवं सेवा दोनों पर लग सके और जिसे प्रोडक्शन से लेकर सेल तक लगाया जा सके। अगला जो है पॉइंट है वो यह कहता है कि प्रोडक्शन और सेल का अलग अलग पेंच खत्म करने के लिए जीएसटी का सिर्फ एक आधार तय कर दिया गया, जिसे सप्लाई। इसके लिए बाकायदा टैक्स कानूनों में बदलाव किया गया और संसद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनाई गई। अब बात करते हैं जीएसटी की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो इसकी जो प्रमुख विशेषता पहली है वो यह है, उत्पादन के बजाय उपभोग पर टैक्स लगाया गया। दूसरा जो है, इसमें इनपुट क्रेडिट सिस्टम से टैक्स वापसी। तीसरा जो है, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। और चौथा है, पूरी तरह ऑनलाइन सिस्टम पकड़ में आ जाएगा, यानी कोई गड़बड़ी करता है तो वह पकड़ा जा सकता है, इसलिए इसमें ऑनलाइन सिस्टम ही बहुत मायने रखता है। चौथा जो था, बड़े कारोबारियों के लिए ई इनवॉइसिंग अनिवार्य। तो यह क्या है, तो इनवॉइसिंग वह है कि 1 अक्टूबर 2022 को भारत सरकार ने ऐसे कारोबारियों के लिए ई इनवॉइसिंग अनिवार्य कर दिया गया जिनका सालाना टर्नओवर 10 करोड़ रुपए या उससे अधिक था। छठा जो है वो है टैक्स रेट पर मनमानी। क्या है, टैक्स रेट पर मनमानी। अब बात करते हैं जीएसटी कितने प्रकार की होती है। तो जीएसटी 4 प्रकार की होती है और यह सभी आपकी परीक्षा में पूछी जाती हैं कि एस जीएसटी क्या होती है, यू जीएसटी क्या होती है, आप इससे क्या समझते हैं। तो हमने इन सभी को मिलाकर एक ही वीडियो बना दी है जिससे कि आपको अलग अलग जाना ना पड़े, जिसका आप सभी का इसी में देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें और साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि इसी प्रकार की और भी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो बात करते हैं, जो पहली जीएसटी है उसको बोलते हैं सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कई बार परीक्षा में इनका फुल फॉर्म या पूरा नाम पूछ लिया जाता है कि सीजीएसटी क्या है। तो अगर कोई सौदा लेन देन एक ही राज्य के दो पक्षों के बीच हो रहा हो तो उसे केंद्र सरकार के हिस्से में सीजीएसटी चुकाना पड़ता है। तो सीजीएसटी क्या है, तो सीजीएसटी वह कर है जिस पर कोई दो राज्य या दो पक्षों के कारोबारियों के बीच कोई समझौता या कोई लेन देन हो रहा हो तो उस पर जो टैक्स लगता है वो सीजीएसटी लगता है। अर्थात यहाँ पे दिया गया सी फॉर सेंट्रल और जी फॉर गुड्स एंड एस फॉर सर्विसेज और टैक्स चुकाना पड़ता है। दूसरा जो है उसे बोलते हैं एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो यह क्या है, अगर कोई सौदा लेन देन एक ही राज्य के दो पक्षों यानी कारोबारियों के बीच हो रहा हो तो उसे राज्य सरकार के हिस्से में एसजीएसटी चुकाना पड़ता है। तीसरा जो है उसे बोलते हैं यूटीजीएसटी या यूजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगर कोई सौदा लेन देन किसी केंद्र शासित राज्य अर्थात यूटी के दो पक्षों कारोबारियों के बीच हो रहा हो तो उसे केंद्र शासित राज्य के हिस्से के रूप में यूटीजीएसटी चुकाना पड़ता है। इसी को यूजीएसटी कहते हैं। कई बार परीक्षा में यूटीजीएसटी आ जाता है तो जो छात्र हैं वो भटक जाते हैं कि यूजीएसटी सही है कि यूटीजीएसटी सही है। तो ये दोनों सही है, चाहे यूजीएसटी हो चाहे यूटीजीएसटी हो। यूटीजीएसटी का वही मतलब होता है जो यूजीएसटी का होता है। तो चौथा जो होता है वो है आईजीएसटी से आप क्या समझते हैं या आईटीजीएसटी क्या है, इस प्रकार भी प्रश्न बन जाते हैं। तो आईटीजीएसटी है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगर कोई सौदा लेन देन दो अलग अलग राज्यों के कारोबारियों के बीच में हो रहा हो तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का हिस्सा एक साथ आईजीएसटी के रूप में चुकाना पड़ता है।
इसे अकेले केंद्र सरकार के पास जमा किया जाता है। बाद में केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार के हिस्से का टैक्स भेज दिया जाता है, जिसे IGST के रूप में हिस्सा उस राज्य को मिलता है। विपणन दक्षता क्या है? विपणन दक्षता क्या है? दोस्तों बात करते हैं विपणन दक्षता की। तो विपणन दक्षता कृषि वस्तुओं का उत्पादक कृषकों से उपभोक्ताओं तक अधिकतम विपणन सेवाओं का आदान प्रदान कराते हुए कम से कम विपणन लागत पर पहुंचाने की विधि को विपणन दक्षता कहते हैं। तो दोस्तों विपणन दक्षता किसे कहते हैं? तो कृषि वस्तुओं को उत्पादक कृषकों से उपभोक्ताओं तक अधिकतम विपणन सेवाओं को प्राप्त कराते हुए कम से कम विपणन लागत पर पहुंचाने की विधि को विपणन दक्षता कहते हैं। ये होता है विपणन दक्षता। एक होता है विपणन दक्षता सूचांक। तो दोस्तों यह दोनों प्रश्न आपकी परीक्षा में पिछली बार पूछे गए थे कि विपणन दक्षता और विपणन दक्षता सूचांक क्या है। तो आपको विपणन दक्षता तो पता चल चुकी है क्या है। अब बात करते हैं विपणन दक्षता सूचांक। तो विपणन दक्षता मापने की एक सापेक्ष विधि है। इसके अनुसार किसी भी विपणन प्रणाली की दक्षता प्रतिशत में मापते हैं। विपणन दक्षता मापने की सापेक्षिक विधि है। जो सूचांक होता है इसकी मदद से आप विपणन दक्षता को माप सकते हैं और इसे आप प्रतिशत में ही मापते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 7 है, इसमें पूछा गया है कि कृषि मूल्य निर्धारण से आप क्या समझते हैं? कृषि मूल्य निर्धारण से आप क्या समझते हैं? दोस्तों यह प्रश्न आपके यूनिवर्सिटी में 10 में, 12 में, 13 में, 15 में लगातार पूछा गया है। दोस्तों यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कृषि मूल्य निर्धारण से आप क्या समझते हैं या कृषि मूल्य निर्धारण क्या होता है। इस प्रकार के बहुत से प्रश्न बनते हैं। तो बात करते हैं कृषि मूल्य निर्धारण क्या होता है। तो एक विकासशील अर्थव्यवस्था की कठिनाइयाँ विभिन्न प्रकार की कीमत असमानताओं में प्रतिबंध होती हैं। एक विकासशील अर्थव्यवस्था की कठिनाइयाँ विभिन्न प्रकार की कीमत असमानताओं में प्रतिबिंबित होती हैं। इन कीमत असमानताओं को एक सीमा के भीतर रखना हो मूल्य स्थिरीकरण कहलाता है। क्या? एक विकासशील अर्थव्यवस्था की कठिनाइयाँ विभिन्न प्रकार की कीमत असमानताओं में प्रतिबिंबित होती हैं। इन कीमत असमानताओं को एक सीमा के भीतर रखना ही मूल्य स्थिरीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, यह दोस्तों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय कृषि विपणन संघ से आप क्या समझते हैं, इसके कार्य बताइए। राष्ट्रीय कृषि विपणन संघ से आप क्या समझते हैं, इसके कार्य बताइए। तो बात करते हैं राष्ट्रीय कृषि विपणन संघ की। तो राज्य स्तरीय विपणन संस्थाओं ने आपस में जुड़कर राष्ट्रीय स्तर पर एक संघ शीर्ष संस्था की स्थापना की। तो क्या है? राज्य स्तरीय विपणन संस्थाओं ने आपस में जुड़कर राष्ट्रीय स्तर पर एक संघीय शीर्ष संस्था की स्थापना की है, जिसे राष्ट्रीय कृषि सहकारिता फेडरेशन कहते हैं। इस संस्था की स्थापना 1958 में की गई थी। तो इस संस्था की स्थापना कब की गई थी? 1958 में की गई थी। इस संस्था को संक्षेप में नेफेड कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफेड कहते हैं। और इसका मुख्य कार्यालय दिल्ली में स्थित है। नेफेड का मुख्य उद्देश्य राज्य विपणन संघों के विपणन एवं व्यापारिक क्रियाकलापों में समन्वय स्थापित करना। दोस्तों इस प्रश्न से आपको 2 प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। एक ये मिलता है कि नेफेड का मुख्य कार्य क्या है। तो नेफेड का जो मुख्य कार्य है यह उद्देश्य राज्य विपणन संघों के विपणन एवं व्यापारिक क्रियाकलापों में समन्वय स्थापित करना। और जो पहला प्रश्न था वो क्या था कि राष्ट्रीय कृषि विपणन संघ से आप क्या समझते हैं। तो राष्ट्रीय कृषि विपणन संघ वह है कि राज्य स्तरीय विपणन संस्थाओं ने आपस में जुड़कर राष्ट्रीय स्तर पर एक संघीय शीर्ष की स्थापना की, जिसे राष्ट्रीय सहकारिता फेडरेशन कहते हैं। इस संस्था की स्थापना कभी 1958 में हुई थी और इस संस्था को संक्षेप में नेफेड कहते हैं। अब बात करते हैं नेफेड के कार्य। तो इसका जो पहला कार्य है वो है अंतर प्रदेशीय व्यापार, दूसरा है भंडारण व्यवस्था और तीसरा है विधायन इकाइयाँ की स्थापना। क्या है? विधायन इकाइयों की स्थापना। चौथा है कृषि उत्पादों का निर्यात। क्या है? कृषि उत्पादों का निर्यात। पाँचवा है कृषि उपयोगी उत्पादन संस्थानों एवं खाद्य पदार्थों का आयात। पाँचवा क्या है? कृषि उपयोगी उत्पादनों, साधनों एवं खाद्य पदार्थों का आयात। और जो छठा है उसे है कृषि संसाधनों
की आपूर्ति क्या है? कृषि संसाधनों की आपूर्ति। 7वां है विपणन सर्वेक्षण। अगला प्रश्न बनता है कि विपणन लाभ से क्या समझते हैं? क्या है? विपणन लाभ से क्या समझते हैं? तो विपणन प्रक्रिया में विभिन्न एजेंसियों अथवा बिचौलियों द्वारा किए गए कार्यों या सेवाओं के बदले लिए जाने वाला प्रतिफल लाभ या विपणन लाभ कहलाता है। तो विपणन लाभ क्या कहलाता है? कि विपणन प्रक्रिया में विभिन्न एजेंसियों अथवा बिचौलियों द्वारा किए गए कार्यों या सेवाओं के बदले लिए जाने वाला प्रतिफल लाभ या विपणन लाभ कहलाता है। सीमांत विपणन व्यय एवं विपणन लाभ उपभोक्ता द्वारा दिए गए मूल्य तथा उत्पादक द्वारा प्राप्त वास्तविक मूल्य का अंतर होता है। क्या होता है? उपभोक्ता द्वारा दिए गए मूल्य और वास्तविक मूल्य का अंतर होता है। अगला प्रश्न बनता है कि विपणन लागत से आप क्या समझते हैं या विपणन लागत क्या होती है? तो बात करते हैं विपणन लागत की। तो किसी वस्तु को उत्पादक से उपभोक्ता के हाथों में पहुंचाने वाली विभिन्न विपणन क्रियाओं या सेवाओं पर हुए व्यय का संपूर्ण योग विपणन व्यय कहलाता है। तो इसका एक सूत्र बनता है कि कुल विपणन व्यय इक्वल उपभोक्ता द्वारा दिया गया मूल्य उत्पादक द्वारा प्राप्त मूल्य माइनस वास्तविक मूल्य। क्या है? कुल विपणन व्यय इक्वल उपभोक्ता द्वारा दिया गया मूल्य उत्पादक द्वारा प्राप्त माइनस वास्तविक मूल्य। अगला प्रश्न बनता है कि लागत को प्रभावित करने वाला तत्व कौन कौन से होते हैं? लागत को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं? तो इसके जो पहला तत्व है वो है वस्तु की मात्रा एवं स्वभाव। क्या है? वस्तु की मात्रा एवं स्वभाव। दूसरा है विभिन्न मध्यस्थताओं की संख्या। तीसरा है पैकिंग सामग्री की किस्म एवं लागत। चौथा है विद्यालय की आवश्यकता एवं सीमाएं। 5वां है मंडी की खर्चों की दर एवं संख्या। और छठा है परिवहन। अगला प्रश्न है कि सहकारिता से आप क्या समझते हैं? इसके मूल्य सिद्धांतों की सूची बनाइए। दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रश्न आपकी परीक्षा में लगातार पूछा जा रहा है कि सहकारिता से आप क्या समझते हैं या मूल्य सिद्धांतों की सूची बनाइएगा। तो सहकारिता से आप क्या समझते हैं? तो आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए संस्थाबद्ध हुए लोग जो व्यवसाय चलाकर समाज एवं आर्थिक सेवा तथा संस्था के सभी सदस्यों को आर्थिक लाभ कराते हैं, सहकारिता या सहकारी समिति कहा गया है। इस प्रकार के व्यवसाय में लगने वाली पूंजी संस्था के सभी सदस्यों द्वारा आर्थिक योगदान के रूप में एकत्रित की जाती है। अब बात करते हैं सहकारिता के मूल सिद्धांतों की सूची के बारे में। तो इसका जो पहला है वो है ऐच्छिक संगठन। दूसरा है समानता। तीसरा है प्रजातंत्रीय प्रशासन व्यवस्था। चौथा है पारिस्थितिकी तंत्र। 5वां है एकता। छठा है सम्मान कल्याण। और 7वां है सेवा की भावना। 8वां है मितव्ययिता। 9वां है नैतिक मूल्यों पर बल। और 10वां है गैर राजनीतिक एवं धर्मनिरपेक्षता। 11वां है खुली सदस्यता। और 12वां है आत्मनिर्भरता। और 13वां है आर्थिक प्रयोजन। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादातर लाइक करें, शेयर करें तथा अपने सभी दोस्तों के पास पहुंचाने की कोशिश करें वीडियो को, जिससे कि यह वीडियो आप सभी के दोस्तों के लिए यह लाभदायक साबित बन सके। दोस्तों इसका जो पार्ट अगला आने वाला है उसमें कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कराए गए हैं जो कि आपकी गत वर्षों की परीक्षाओं को प्रश्नोत्तर हल कराए गए हैं। तो दोस्तों उस वीडियो को पाने के लिए आप वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।